है गाइस, मैं कमल सिंह बिष्ट आज स्टडी विद कमल अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी फोर्थ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि परसों मैंने बैंकिंग सिस्टम में आपको आरबीआई के बारे में बताया था, आरबीआई के टूल्स बताए थे। आज मैं आपको आरबीआई के 2 टूल्स और बता रहा हूँ, जो टूल्स मैंने आपको नहीं बताए थे, बट आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। एक होता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है? ये भी उन टूल्स की तरह होता है, बट इनको उतनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यह मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें पिपो रेपो एंड रिवर्स रेपो का यूज होता है। जब आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो एंड रिवर्स रेपो का यूज करता है, तो उसे LAF कहते हैं। मतलब जब आरबीआई अपने टूल्स जो होता है रेपो का यूज करता है, रेपो और रिवर्स रेपो का यूज करता है, तो उस कंडीशन में उस टूल्स को LAF के अंदर आता है। LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है वो। ऐसी एक टूल्स और होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। OMO क्या होता है? आरबीआई और बैंकों के बीच जब सरकारी बॉन्ड बेचे जाते हैं तो उसे OMO कहते हैं। जब कभी देखो, जब हमारे मार्केट अर्थव्यवस्था में बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पैसे पाए जाते हैं, पैसों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है बैंकों के पास, तो आरबीआई क्या करते हैं? मार्केट अर्थव्यवस्था से पैसे कैप्चर करने के लिए, खींचने के लिए एक ऑपरेशन जारी करती है। उस ऑपरेशन को करते हैं OMO। मतलब जब मार्केट अर्थव्यवस्था बैंकों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे होते हैं, तो आरबीआई उस पैसों को सोखने के लिए सरकारी बॉन्ड अपने वहाँ प्रोड्यूस करती है। सरकारी बॉन्ड प्रोड्यूस करती है और बैंकों से कहती है तुम आओ सरकारी बॉन्ड ले जाओ। तो बैंक क्या करता है? सरकारी बॉन्ड लेते हैं और मनी को आरबीआई के पास सबमिट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? आरबीआई का जो होता है के पास पैसे आ जाते हैं, मार्केट में पैसों की कमी हो जाती है, तो ऐसे आरबीआई मार्केट से पैसों को खींचती है, पैसों को सोखने का काम करती है। ऐसे ही इसमें देखो, आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी देती है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड देती है, और बैंक के पैसे आरबीआई के पास देता है। इससे क्या होगा? मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट में आरबीआई इस टूल्स का यूज़ करता है, OMO का। पेपर में आएगा तो लिख लेना। तो ऐसी रिसेप्शन आएगा, मतलब मंदी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे आती है? मंदी का यही कारण है कि डिमांड एंड सप्लाई, इसका मेन फोकस ही होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट, जो काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो उनके पास इनकम ज़्यादा होगी, उनके पास इनकम ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ऐसे देखो, मैं ही हूँ आज की डेट में, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चाहूँगा यार मेरे पास कार भी हो, हर कुछ हो, मोबाइल भी मेरा ब्रांडेड हो। तो अगर मेरे पास अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास कार होगा। अगर मेरे पास कार होगा तो उसका जो कार ले जाऊँगा, हाँ, शोरूम में कार ले जाऊँगा, तो शोरूम में एकदम से कार बिक जाएंगे तो शोरूम आगे डिमांड कर कंपनी से कहेगी यार हमारे वहाँ इतनी क्वांटिटी में कार थी जो अभी फिनिश होगी, आप और कार बनाइए। तो क्या करेगी कंपनी? और ज़्यादा कार बनाएगी। कंपनी और ज़्यादा कार बनाएंगे तो वहाँ एम्प्लॉय जो होते हैं, जो उनके काम करने वाले होते हैं, वो उनकी मात्रा को और बढ़ा देगी। तो उनकी मात्रा और बढ़ जाएगी तो वहाँ रोज़गार और बढ़ जाएगा, तो फिर और डिमांड करेंगे, वो और कार खरीदेंगे। तो ये पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मंदी होती है, पूरी एक साइकिल में चलती है। ये पूरी डिपेंड रहती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर मंदी के समय आरबीआई यह नियम चलाता है तो सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अगर आरबीआई डिमांड एंड सप्लाई का यूज मार्केट अर्थव्यवस्था में करता है मंदी को रोकने के लिए, तो ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ऐसे ही आता है, मैंने टूल से फिनिश कर दे। अब अगला मेरा टॉपिक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का एक रिजर्व हमेशा आरबीआई अपने पास रखता है, क्योंकि हमें जब एक सामान दूसरे देश में कुछ आयात या निर्यात करता है तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अभी आरबीआई के पास $418 बिलियन एक रिजर्व अभी पड़ा है हमारे पास। देखो, कभी अगर हमें बाय द वे इंडिया को अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान किसी से भी अगर कोई सामान आयात करना है, कुछ प्याज टमाटर जो भी खरीदने हैं, कोई खरीदता है तो हमारे पैसों से नहीं खरीदेगा वो। उसके लिए पूरे वर्ल्ड में 5 मुद्राओं को मान्यता प्राप्त होती है। वो मुद्रा होती है डॉलर, युआन, पाउंड, येन और एक और, सॉरी वो बताता हूँ मैं, यूरो। ठीक है, इनके जरिए हम पूरे वर्ल्ड में पैसों का आयात या निर्यात करते हैं। ठीक है, तो इस करेंसी को रखने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, वो उपाय आपको बताता हूँ मैं। फॉरेन करेंसी, आपको पता है फॉरेन करेंसी कौन सी मान्यता प्राप्त होती है, कौन सी मुद्रा को होती है? 5 मुद्रा को, डॉलर, पाउंड, यूरो, यूनान और येन। अब ये
मुद्रा किस देश की है वो देश बताता हूँ आपको। यूएसए के डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, यूरोपियन संघ का यूरो है, जापान का येन है, चाइना का युआन है। ठीक है, फॉरेन करेंसी इनके इनके सबमिट इसके फॉर्म में हम आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में जमा कर सकते हैं। आरबीआई इस पैसों को गोल्ड के फॉर्म में भी अपने वहाँ सबमिट कर सकती है। एचडीआर के रूप में भी आरबीआई इन पैसों को सबमिट कर सकती है। एचडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई भी देश यूज करता है अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र के लिए, इसे पेपर ऑफ गोल्ड का आता है। ठीक है, अब बास्केट ऑफ करेंसी। बास्केट ऑफ करेंसी किसे कहते हैं? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन। जो इन देशों की मुद्रा है इनको तो पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है कि एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करने में इन मुद्रा का यूज कर सकता है। तो इन मुद्रा का यूज करता है तो इनका जो एक पूरा मिलाजुला समूह होता है, इन समूह को क्या कहते हैं? बास्केट ऑफ करेंसी। हालांकि क्योंकि एचडीआर इन करेंसी को मिलाकर बनाया जाता है, जो ठीक है। ठीक है, आपका ये हो गया, ये हो गया। हाँ, तो अभी आरबीआई के पास कितना फॉरेन करेंसी रिजर्व पड़ा? 418 बिलियन, जो काफ़ी सफिशेंट है किसी मुश्किल स्थिति में देश को उभारने के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा एक निश्चित अमाउंट हमेशा आरबीआई के पास पड़ा रहता है। तो आज यूज ऑफ टूल्स हो गए, एलएएफ हो गया, डिमांड सप्लाई हो गई, रिसेशन हो गया, और इसको फंड को एक सबमिट करने के लिए ये टूल्स हो गए। तो आप नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि आगे एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि हमारे देश में पैसा डॉलर के मुकाबले कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, वो टूल्स आपको हम बताएंगे। कि अब बता दूँ आपको कि आउटफ्लो एंड इनफ्लो, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो पैसों का लेन देन होता है डॉलर के मुकाबले कम होगा ज़्यादा होगा, ये आउटफ्लो इनफ्लो पर डिपेंड करता है। आउटफ्लो क्या होता है? जब आयात के समय जब हमारा देश आयात कर रहा होता है तो हम किसी देश से आयात करेंगे तो एक ऑब्वियसली है, अगर हम किसी देश से टमाटर लेंगे तो उनको पैसे देंगे, पैसे किस फॉर्म में देंगे? डॉलर के फॉर्म में। तो इससे क्या होगा? बहुत सारी मुद्रा हमारे देश की दूसरे देश में ट्रांसफ़र होगी, तो हमारे देश में क्या होगी? पैसों की कमी हो जाएगी। ठीक है, इनफ्लो में क्या होता है? निर्यात के समय मनी हमारे देश में आती है और सामान यहाँ से जाते हैं। ठीक है, ये दोनों किस फॉर्म में होंगे? डॉलर के फॉर्म में। हम अपने इंडियन रुपीस में आयाती निर्यात भी कर सकते हैं, किसके फॉर्म में कर सकते हैं? डॉलर के फॉर्म में। अब कहोगे यार डॉलर के फॉर्म में क्यों करेंगे? अगर हम बाय द वे कभी इंडियन रुपीस में भी आयाती निर्यात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो WHO होता है, WHO सॉरी क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के जरिए आउटफ्लो इनफ्लो बताया आपको। अब देखो करंट अकाउंट क्या होता है? एक साल में कितना पैसा हमारे देश में आया और कितना पैसा देश से बाहर गया, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। हम इसको डॉलर में लेते हैं। एक साल में हमारे देश में कितना पैसा है, कितना पैसा जाए। फिलहाल इंडिया में ज़्यादा पैसा आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है। तो हमारे आउटफ्लो ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे देश में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, देश से बाहर गया पैसा, देश से बाहर बहुत ज़्यादा गया है। अगर देश घाटे में है, इससे इंडिया में डॉलर की कमी हो जाती है। डॉलर की कमी होने से मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, और मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो पैसे की वैल्यू कम होगी, ऑब्वियसली है। देखो अगर देश में पैसों की कमी हो जाती है, अगर देखो आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, इनफ्लो कम हुआ, मतलब हमारे जो आयात हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, पैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर गए हैं, और पैसे किस फॉर्म में गए? डॉलर के फॉर्म में गए। तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? डॉलर की कमी हो जाएगी। अगर डॉलर की कमी हो जाएगी तो हमारी इंडियन मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर कम हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डॉलर पैसों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो हमारी इंडियन रुपीस की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, पहले $1 45 के बराबर था, बट अब $1 अप्रोक्स 75 हो गया करंट में। ठीक है, समझ में आया कि आउटफ्लो से क्या होता है? अब यहाँ पर बताऊँगा। पैसों की वैल्यू कम होने से लाभ। अगर देखो पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा? डॉलर के मुकाबले पैसों की वैल्यू कम होने से लाभ। पैसों की वैल्यू कम होने से लाभ।
पैसों की वैल्यू कम होने से लाभ। अगर हमारे देश में डॉलर के मुकाबले पैसा बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक्सपोर्टर को लाभ होगा। जैसे टीसीएस कंपनी जो हमारी इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाती है, तो इंडिया में जो सॉफ्टवेयर बनाती है वो क्या करती है, इंडिया से सॉफ्टवेयर अमेरिका को बेचती है। अमेरिका को किस फॉर्म में बेचेगी, डॉलर के फॉर्म में बेचेगी। ठीक है, अगर डॉलर के मुकाबले पैसा बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, इनको लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, मान लो पहले क्या था, $1 45 रुपये के बराबर था, बट अब $1 75 रुपये के बराबर हो गया। तो पहले टीसीएस कंपनी अमेरिका को एक सॉफ्टवेयर मान लो $1 में बेचती हो, मतलब 45 रुपये में बेचती होगी, बट अब यार पैसों की क्या वैल्यू कम होगी, तो अब $1 टीसीएस कंपनी अमेरिका को कितने बेचेगी, 75 रुपये में बेचेगी। ठीक है, मतलब इसका वैसे मतलब है कि एक्सपोर्टर को उसमें लाभ होता है। ठीक है, ऐसी पैसों की वैल्यू बढ़ेगी तो आयात करने में लाभ होगा। पैसों की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ देखो, अगर एकदम से डॉलर के मुकाबले पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें आयात करने में लाभ होगा। पहले उसमें क्या था, निर्यात करने में लाभ था, इसमें आयात करने में लाभ होगा। ठीक है, ऐसी अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसों की वैल्यू कम होने के उपाय। इसको यार हम कैसे डॉलर को एज ए कम्पेयर टू मनी इंडियन रुपीज़ में कैसे बराबर बैठा सकते हैं, कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इंडियन मार्केट में डॉलर की कमी को रोकने के उपाय। ठीक है, कहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, फॉरेन टूरिस्ट को हम कहेंगे यार, फॉरेन टूरिस्ट को कहेंगे कि ये तुम पहले इसमें रुक जाओ। तो ऐसे देखो, अगर पैसों की वैल्यू कम होगी तो फॉरेन टूरिस्टों को क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि वो कम डॉलर लेके आएंगे और इंडियन मार्केट में उन डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उनको लाभ होना ही है। और फॉरेन इन्वेस्टर को भी लाभ होगा, क्योंकि जब अगर इंडियन रुपीज़ एज ए कम्पेयर टू डॉलर बहुत नीचे घट जाएगा तो बाहर की कंपनी कहेगी हमारे डॉलर वहाँ जाके बहुत ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम इंडिया के मार्केट में अपना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कंपनी खोलेंगे। तो अब यहाँ देखो, भारत में रुपीज़ की वैल्यू को डाउन होने से रोकना, मतलब इंडियन रुपीज़ को कैसे डॉलर के मुकाबले डाउन होने के उपाय आपको बताता हूँ। मतलब डॉलर की कमी दूर करना, कैसे डॉलर की कमी को हम इंडियन मार्केट में कम कर सकते हैं। सीधा है, निर्यात बढ़ा दो, सामान को बेचो अदर कंट्रीज़ में, वो कंट्री आपको डॉलर देगा, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी ये करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आजकल इंडिया की स्थिति इतनी अच्छी है नहीं भाई, कोरोना लॉकडाउन के सिलसिले आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी गई नहीं है, तो ये सजेशन तो मेरे ख्याल से रॉन्ग ही होगा, क्योंकि निर्यात हम इतना ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में अपना ही पेट बांधना मुश्किल हो रहा है, तो अदर कंट्रीज़ को क्या खिलाएगी वो, मुश्किल से 6 मंथ ही खिला, 6 साल खिला सकते, 7 साल खिला सकते, इससे नहीं खिला सकती, तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सजेशन है, आप विकल्प में सही करना, बट अभी के करंट में ये उचित नहीं रहेगा। निर्यात बढ़ाया जाए, ठीक है, मैंने बता दिया, निर्यात बढ़ाया जाए। फॉरेन टूरिस्ट, हम फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं कि आप आओ, डॉलर लेके आओ, हमारे देश को घूम के जाओ। लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में ये भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है देश का। तो लोन, ये भी हो सकता है कि हम विश्व बैंक जिसे IBRD कहते हैं, IBRD से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्योंकि हम अब एक विकासशील देश की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, एक बात और, अगर आप देखो कभी भी एक क्वेश्चन आता है पेपरों में कि इंडिया बहुत ज़्यादा, इसकी GDP वर्ल्ड में 6 या 7 के नंबर में आती है, बट जो विश्व बैंक होता है इंडिया को लोन देता है, किस आधार पे लोन देता है, क्योंकि GDP तो बहुत हाई है इसकी, और जो हमारा विश्व बैंक ज़्यादा GDP वालों को लोन देता नहीं, तो हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आए, तो इंडिया की पॉपुलेशन देखो ना, अगर इंडिया की कुछ एवरेज पैसे 4 करोड़ भी हैं, तो यार यहाँ 135 करोड़ लोग ही हैं, इसको डिवाइड करेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बहुत डाउन है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, टोटल GDP अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, नीचे। तो फॉरेन टूरिस्ट को बुला नहीं सकते, लोन को
अभी मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत अभी बहुत कर्ज में है। कितना समथिंग IBRD से बहुत ज़्यादा लोन में है इंडिया अभी। तो ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब एक ही चीज़ कर सकती है जो अभी मोदी जी, हमारी मोदी सरकार कर रही है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मतलब मेक इन इंडिया के तहत मोदी सरकार क्या कर रही है, बाहर से जो विदेशी कंपनी के लोग हैं, विदेशी कंपनी को लोग से इंडिया में बुला रही, विदेशी कंपनी को इंडिया में बुला रही, तुम आओ यहाँ व्यापार करो और मुनाफा कमा के ले जाओ। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में डॉलर की कमी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। हाँ सॉरी, अभी देखो, अभी फ़िलहाल कोरोना के चक्कर में देश में जो अधिकांश कंपनियां अभी चाइना से ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ जा रही है? ये वियतनाम कंट्री और इंडिया की कंट्री और मोड़ रही है। तो इंडिया अभी एक ही चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती है, वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए ही हम डॉलर की कमी को अपनी मार्केट अर्थव्यवस्था में कम कर सकते हैं, डॉलर की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सब तो आ गया होगा। थोड़ी इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार स्टार्टिंग ही है अभी। तो आप देखो कि यार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आउटफ्लो इनफ्लो का ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। आउटफ्लो मतलब देश से पैसा बाहर गया, देश से पैसा बाहर जाएगा तो क्या होगा, देश से पैसा बाहर जाएगा तो देश में पैसों की कमी हो जाएगी, देश में पैसों की कमी हो जाएगी, नहीं सॉरी, देश से पैसा बाहर जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, डॉलर की फॉर्म में जाएगा। तो इंडियन मार्केट में डॉलर की कमी हो जाएगी। डॉलर की कमी रोकने के उपाय मैंने आपको नीचे बता दिया है कि डॉलर को कमी रोकने के उपाय क्या क्या हैं ये। ठीक है, अब जैसे मैंने अब हमेशा हो गया। चलो आपको एग्जाम्पल से मैंने सब बता ही दिया। फिर एक मिनट, थैंक यू यार। आज लेक्चर छोटा ही लेक्चर है, तो